हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ को इंट्रोड्यूस किया था। देखा था किस तरह से जीरोथ लॉ को विद द हेल्प ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम से समझते हैं, और फर्स्ट लॉ में इंट्रोड्यूस किया था बेसिकली किस तरह से वो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट था, और उसमें किस तरह से जब उसको हीट दे रहे थे तो अरेंजमेंट हो रहा था हमारा जो सिलेंडर है उसका, पिस्टन का। ठीक है, तो कुछ इस तरह से देखा था कि हमारे पास ये एक इस तरह से एक अरेंजमेंट लिया था, कुछ स्प्रिंग लगा करके, जिससे देख रहे थे कि मैकेनिकल वर्क कितना हो रहा था। ठीक है, और इसमें कुछ गैस भरी हुई थी, है ना। तो मान लो हम लोगों ने इसमें कुछ डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी थी, या डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी थी। बेसिकली यहाँ पे हम लोग उसको डी क्यू नहीं डेल्टा क्यू क्यों लिख रहे थे, बताया था मैंने आपको रीजन, है ना, क्योंकि वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ हीट होता है। ठीक है, फिर इसमें जो गैस होती है कुछ एक्सपेंड होती है, उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी डी यू चेंज हो रही थी, और इसमें जो वर्क डन हो रहा था दैट वाज डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो बताया था किस तरह से इसका कंजर्वेशन होता है, दैट वाज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। बेसिकली इस डेल्टा डब्ल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा डब्ल्यू, मान लो यहाँ पे जो हमारा जो पिस्टन था वो डेल्टा एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया, कुछ भी डेल्टा एक्स डिस्प्लेस हो गया, पिस्टन यहाँ पर आ गया, सिस्टम मूव कर गया। ठीक है, और इसका जो एरिया है दैट इज मान लो ए। ठीक है, अगर इसका एरिया ए है, डेल्टा एक्स डिस्प्लेस हुआ है, तो मान लो हम किस तरह से, मान लो यहाँ पे जो प्रेशर था वो पी था, पी अंदर से इस तरह से लग रहा था, तो हम किस तरह से लिखेंगे डेल्टा डब्ल्यू को, जो वर्क डन था वो किस तरह से लिखते हैं। बेसिकली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डेल्टा एक्स या डी एक्स, जो भी आप लिख रहे हो। ठीक है, मान लो यहाँ पे डी एक्स डिस्प्लेस हुआ तो एफ इंटू डी एक्स, राइट। और फोर्स को किस तरह से लिख सकते हैं, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, या प्रेशर को हम लोग किस तरह से डिफाइन किए थे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से प्रेशर, फोर्स क्या आया था, प्रेशर इनटू एरिया, कन्वर्ट करके लिख दो, क्या जाएगा, प्रेशर एरिया डीएक्स। क्या मेरी बात क्लियर है, सही है। तो एरिया इनटू डेल्टा एक्स क्या बन गया हमारे पास, एरिया इनटू डेल्टा एक्स। एरिया इसका जो भाई इस तरह की मान लो हमारे पास, जो हमारे पास जो भी था सर्कुलर या जो भी किसी भी शेप में है, तो इसका एरिया इनटू इसकी मोटाई क्या बन गया, इसका वॉल्यूम। जितना भी वो डिस्प्लेस हुआ, जितना भी ये डिस्प्लेस हुआ है उस उतना वो वॉल्यूम बन गया। ठीक है, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या बन गया हमारे पास, ये पी डीवी डेल्टा डब्ल्यू। अर्थात अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास बन जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डीवी। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें वर्क कैलकुलेट करना होता है किसी भी एक सिस्टम के लिए, किसी भी एक सिस्टम के लिए वर्क कैलकुलेट करना पड़ता है, सिंपल हम क्या कर देते हैं कि प्रेशर उस पर्टिकुलर जो भी अंदर की गैस है, जो भी अंदर उस पिस्टन पे हमारे प्रेशर लग रहा है, कितना वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस हुआ है, सिंपल वो निकाला और उसका टोटल इंटीग्रेशन निकाल दिया। ठीक है, बेसिकली आपने इंटीग्रेशन को सीखा है, किस तरह से इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। अब इंटीग्रेशन से हम लोग क्या समझते हैं, अगर सिंपल इंटीग्रेशन कोई भी क्वांटिटी लिखी हुई है इसके अंतर्गत, तो क्या हम उसको समझते हैं कि एरिया है ना। हम लोग जैसे सिंपल लिखते हैं कि इंटीग्रेशन एक्स डी वाई, तो क्या वो एक्स वाई, इस तरह से हम लोग प्लेन्स बनाते हैं, इसके अंदर कुछ जो भी कर्व हो रहा होता है, जो भी एक्स का एक रिलेशन आता है, उसके अंदर में जो भी एरिया कवर हो रहा होता है, दैट वाज दिस इंटीग्रेशन। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम पीवी डायग्राम खींचेंगे, उसी तरह से अगर हम पीवी डायग्राम खींचेंगे, कोई भी कर्व हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है, कोई भी कर्व दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को इस तरह से मिलाया, और ये जो भी एरिया कवर हो रहा है दैट इज गिवन बाय इंटीग्रल पी डीवी, और ये क्या हो गया हमारे पास, वर्क डन। ठीक है, डब्ल्यू। तो सिंपली दो तरीके हो गए, एक तो हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर पा रहे हैं, हमारे पास प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम किसी भी तरह से दिया हुआ है तो हम सिंपली यहां से निकाल सकते हैं, या हमारे पास दिया हुआ है एक कर्व, तो उस कर्व के करस्पॉन्डिंग हम एरिया निकाल सकते हैं। अब हम डिफरेंट प्रोसेसेस देखेंगे जिसके बेसिस पे समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो एरिया है, जो भी उस कर्व का एरिया आ रहा है, उससे वर्ग किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। क्या मेरी बातें क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा थोड़ा सा सीखा था। ठीक है, अच्छा भाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब जो अगली बात हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द प्रोसेसेस, किस तरह के प्रोसेस। भाई मान लो हमारे पास क्या था, एक गैस थी। ठीक है, इस तरह से कंटेनर में गैस थी। ठीक है, ये पिस्टन लगा हुआ था सिंपल। ठीक है, हमने इसको कुछ हीट दी। ठीक है,
अब मान लो मैंने क्या किया, इधर से इस धक्का लगाया, ठीक है, मान लो मैंने क्या किया, इधर से इसे धक्का लगाया और इधर से हीट देना सप्लाई किया, हीट सप्लाई करना शुरू किया। अब होगा क्या, अगर मैं इधर से इसको पुश कर रहा हूं तो वास्तविकता में क्या होगा कि ये पिस्टन मूव नहीं करेगा, और पिस्टन मूव नहीं करेगा तो अंदर का जो प्रेशर है वो जो है लगातार अंदर बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो मान लो मैंने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। मैंने अगर इसको फिक्स किया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ वॉल्यूम फिक्स हो गया है। अगर वॉल्यूम फिक्स हो गया है इसका मतलब है, अगर पिस्टन को इस तरह से रोके बिल्कुल, ठीक है, तो वास्तविकता में हो क्या रहा है कि वॉल्यूम अगर फिक्स हो गया तो प्रेशर क्या होगा, लगातार बढ़ता जाएगा, और प्रेशर बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम फिक्स है, तो ये एक पर्टिकुलर तरह का प्रोसेस हो गया ना, कि भाई पर्टिकुलर प्रोसेस है, यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स करके ये प्रोसेस कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मान लो हम इसको इस तरह से इंक्रीज होने दें, यहाँ पर जो ये पिस्टन लगा हुआ है इसको इस तरह से बढ़ने दें कि ये लगातार अंदर के प्रेशर को मेंटेन करता रहे। अगर ये अंदर के प्रेशर को लगातार मेंटेन करता रहेगा तो उस केस में जो प्रोसेस होगा दैट विल बी ऑन द कांस्टेंट प्रेशर, है ना। मान लो मैंने क्या किया, ये हमारे पास इस तरह से था, ठीक है, मैंने यहाँ पर हीट सप्लाई करी, ठीक है, जब मैंने हीट सप्लाई करी और मैंने इसको इस तरह से मैनेज करना शुरू कर दिया कि जब इधर की तरफ इंक्रीज होगा तो अंदर का वॉल्यूम तो बढ़ा रहा हूँ लगातार, भाई पिस्टन लगातार मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है, लेकिन जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग बट प्रेशर इज कांस्टेंट। हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या ऐसा भी तरीका हो सकता है कि अंदर के टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें, है ना, अंदर के मतलब इस तरह से करें कि प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो बट अंदर का जो, यहाँ पे मान लो हम कुछ भी करके एक तापमान नापने वाली कोई एक डिवाइस लगा दें, टेम्परेचर को नापने वाली कोई एक डिवाइस लगा दें, और कुछ इस तरह से करें कि वो जो हमारे पास जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है वो टेम्परेचर कांस्टेंट पर हो जाए। सिंपल सी बात, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो हमारा टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया यहाँ पर, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम दे कैन चेंज। तो ये भिन्न भिन्न तरह के प्रोसेस हो जाते हैं जहाँ पर कभी हम वॉल्यूम को फिक्स कर सकते हैं, कभी हम मान लो यहाँ पे प्रेशर को फिक्स कर दिए, कभी टेम्परेचर फिक्स कर दिए, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। तो अब जटिल रूप से देखा जाए, कठिन रूप लोग बना देते हैं कि इसका नाम दे दिया गया आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, तो ये सिंपल नाम है, ठीक है, लेकिन इन नाम का पीछे के जो मतलब है उसका सिंबल क्या है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने वॉल्यूम फिक्स किया था, तो वॉल्यूम फिक्स करने पर जो प्रोसेस का नाम हो गया दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, बात क्लियर है। यहां पर हमने क्या किया था, प्रेशर को फिक्स किया था, वॉल्यूम को बढ़ने दिया था, टेम्परेचर भी ऑब्वियस सी बात है चेंज होगा, ठीक है। इस केस में जो प्रोसेस हो गया दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, बात क्लियर है, कोई दिक्कत। यहां पर मैंने क्या किया था, प्रेशर और वॉल्यूम को फ्रीली छोड़ दिया था, अपना भाई चेंज होते रहो, लेकिन टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट रखूंगा। इस केस में जो हमारे पास प्रोसेस हो गया दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या चीज, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या मेरी बात क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। कोई भी अगर डाउट आ रहा है, मतलब बेसिकली समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि अगर हमें नाम के पीछे नहीं भागना है, हमें सिंपल देखना है कि वास्तविकता में हो क्या रहा है वहां पर, कि वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है, विजुलाइज करते रहना इन चीज़ों की, वॉल्यूम फिक्स है, अच्छा, मतलब अब अगर नाम दिया होगा तो मेरे दिमाग में ये नहीं है कि नाम से रिलेटेड कुछ हो जाएगा, मेरे दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि अच्छा वहां पर वॉल्यूम फिक्स करके कुछ किया जा रहा है, ठीक है। उस टाइम पे गैस का वॉल्यूम फिक्स है, मान लो मेरे से बोल दिया गया आइसोबारिक प्रोसेस, तो वहां पर मेरे दिमाग में आ जाएगा तुरंत कि अच्छा प्रेशर कांस्टेंट करके वॉल्यूम और टेम्परेचर में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब वहां पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट कर रहे हैं लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम में कुछ चेंज हो रहा है, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, जैसे मैं इन नामों को ले रहा हूँ। अगला हम लोग काम क्या कर सकते हैं, अगला काम हम लोग ये कर सकते हैं कि मान लो हमारे पास इस तरह से सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट दिया गया, ठीक है, यहाँ पर अंदर गैस थी, यहाँ पर अंदर गैस थी, हमने क्या किया, यहाँ पर कोई भी हीट सप्लाई नहीं करी, यहाँ पर हमने कोई भी हीट सप्लाई नहीं करी, DQ जो था वो हमने 0 किया, कोई भी हीट सप्लाई नहीं करी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर जो भी प्रोसेस होगा, यहाँ पर मान लो मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने उसको बढ़ाया, तो वास्तविकता में क्या होगा, जब मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम को मैंने इंक्रीज किया, तो वहाँ पर प्रेशर भी चेंज होगा अकॉर्डिंगली। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पर कोई भी हीट सप्लाई नहीं करी है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ अलग तरह का प्रोसेस हो सकता है। तो इस तरह के प्रोसेस जहाँ पर भी हम हीट को सप्लाई नहीं करते हैं, उस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या चीज़, एडियाबैटिक प्रोसेस। यहाँ तक बात क्लियर है,
क्या हमने प्रोसेसेस देखे क्या क्या हो सकता है? क्या पहला प्रोसेस हमने देखा आइसोकोरिक प्रोसेस, जहां पर क्या हो रहा था, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के हम सारी चीजें कर रहे थे। दूसरा प्रोसेस हमने देखा आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या हो रहा था, प्रेशर को कांस्टेंट रख के बाकी पैरामीटर्स चेंज हो रहे थे। फिर तीसरा प्रोसेस हमने देखा आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें क्या हो रहा था, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे थे, बाकी चीजें चेंज कर रहे थे। लास्ट प्रोसेस हमने देखा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, जिसमें हमारा बोलो 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 इसमें हमारी हीट का कोई भी ट्रांसफर ना हो, हीट हमारे डेल्टा क्यू जीरो है और बाकी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इन प्रोसेसेस में मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, उन स्पेसिफिक चीज़ों के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे हीट कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो अब एक एक करके इन पैरामीटर्स को हम लोग देखते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस को उठाएंगे, देखेंगे उसमें कितना वर्क डन हो रहा है, क्या उसमें जो हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज है वो हो रहा है। बातें क्लियर है ना? तब तक इसको उतारो अपनी भाषा में, थोड़ी सी 4-5 लाइनें लिखो जिससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आए कि क्या वास्तविकता में बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, उतारो इसको। तो आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस और मान लो आइसोकोरिक प्रोसेस लिया हमने, क्या लिया, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब मैंने बताया था आपको, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। अच्छा भाई, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है भाई, हमारा जो पिस्टन है वो मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो ऐसे नहीं याद रखना आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब वर्क डन जीरो। देखो किस तरह समझना है भाई, जाहिर सी बात है अगर हम गैस को हीट सप्लाई कर रहे हैं और पिस्टन फिक्स है बिल्कुल भी, तो जाहिर सी बात है गैस कोई वर्क कर ही नहीं पाएगी ना। अगर कोई गैस वर्क नहीं कर पाएगी तो वहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या है, जो भी हम वहाँ पर हीट सप्लाई करेंगे, जो भी वहाँ पर हीट सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी जो हीट होगी वो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में चली जाएगी। बात क्लियर? मतलब टोटल अगर हम इसको बात करें इंटीग्रेट करते हैं तो क्यू टोटल जो होगा वो डेल्टा यू के बराबर होगा। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? और डेल्टा यू को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, F/2 NR डेल्टा T। सही है, मैंने आपको बताया था कि देखो जब भी हम लोग, जब मैंने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सिखाया था कि हम लोग एनर्जी को किस तरह से लिखते हैं भाई, याद है मैंने सिखाया था कि इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायमेंशन में जो एनर्जी होती है वो हाफ kT थी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की। फिर मैंने बताया था कि अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की संख्या हम लोग NF कर देंगे तो वहाँ पर टोटल एनर्जी उस मॉलिक्यूल की कितनी हो जाएगी, F/2 kT, है ना। अब चूंकि N मोल्स है गैस में तो हम लोग वहाँ पे ये हटा करके क्या कर देते हैं, NRT, है ना। एक पर्टिकुलर मोल के लिए R हो जाता है बट N मोल्स के लिए क्या जाता है, NR आ जाता है। मैंने सिखाया था, ठीक है। अब चेंज हो रहा है एनर्जी का तो वहाँ पर हम लोग डेल्टा टी लगा देते हैं। ये चीज़ें मैंने सिखाई थी इसी तरह से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, ठीक है। क्या फॉर्मूला क्लियर, F/2 NR डेल्टा टी। भाई हम लोग जब टोटल लिखते हैं, जब हम लोग टोटल लिखते हैं कि डेल्टा क्यू, या सिंपल लिख देते हैं Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, है ना। तो डेल्टा U यहाँ पर क्या होता है, सिंपल F/2 NR डेल्टा टी प्लस W हमारा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो उसको हम वर्क डन सिंपल लिख देते हैं। अब सिंपल सी बात, हमारा जो आइसोकोरिक प्रोसेस है वहाँ पर W कितना हो गया, जीरो, तो Q की वैल्यू कितनी आएगी, F/2 NR डेल्टा टी। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अगला प्रोसेस हम लोग क्या देखेंगे, अगले प्रोसेस जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस, उसमें वर्क डन कितना आएगा, देखो ध्यान से समझो मेरी बात को। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या चीज, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या था कि प्रेशर कांस्टेंट था। अगर प्रेशर कांस्टेंट था, अगर प्रेशर कांस्टेंट था तो हम लोग वर्क डन को किस तरह से लिखते हैं, वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू इंटीग्रल P dV। और प्रेशर कांस्टेंट तो कांस्टेंट चीज क्या आ जाएगी बाहर, कांस्टेंट चीज आ जाएगी बाहर इंटीग्रेशन की, P इंटीग्रल dV। और वॉल्यूम जहां से जहां तक चेंज हुआ है, मान लो V1 था शुरुआत का और फाइनल था V2, तो V1 से लेकर के V2 तक इंटीग्रेट कर दो, क्या आ जाएगा, W की वैल्यू यहाँ से आ गई PV2 माइनस V1। सही है, PV2 माइनस V1। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इधर लिख देता हूँ PV2 माइनस PV1, PV2 माइनस PV1। और PV क्या होता है, NRT। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, NRT2 माइनस NRT1। सही है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे V2 होगा, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे V1 होगा। सही है, क्या आ गया यहाँ से,
T2 माइनस T1 या डेल्टा T। करेक्ट है। ये आ गया वर्क डन फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। तो हम लोग टोटल जो हीट होगी, टोटल हीट जो होगी उसको किस तरह से लिखेंगे भाई? टोटल हीट क्या होती है? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू क्या है हमारे पास? F/2 NR डेल्टा T, और डब्ल्यू क्या गया? NR डेल्टा T। अर्थात कि आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए जब भी हम हीट लिखेंगे, टोटल हीट लिखेंगे, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है, इधर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। Q इज इक्वल टू, इसमें क्या कुछ कॉमन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, F/2 प्लस 1 अंदर बचेगा और बाहर कॉमन ले लिया हमने NR डेल्टा T। तो दिस इज हीट। अगर टोटल हीट हम इतनी सप्लाई कर रहे हैं, इतनी हीट होगी अगर उसमें भाई, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा? इतना डिस्ट्रीब्यूशन होगा इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए, और ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा वर्क के लिए। इतना वर्क हो रहा है NR डेल्टा T, और ये हो रहा है हमारे पास इंटरनल एनर्जी चेंज। तो टोटल हमारे पास हीट कितनी आ गई? F/2 प्लस 1 NR डेल्टा T। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? तो ये बातें हम लोगों ने कर ली आइसोकोरिक के लिए, आइसोबैरिक के लिए। क्या हम आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के लिए भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो किस तरह से करेंगे। यहां तक बात क्लियर है? आ जाओ, काय के लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में मैंने क्या बताया था? टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अब ध्यान से सोचो क्या होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट। हम लोग टोटल हीट को किस तरह से लिख रहे हैं? टोटल हीट को लिख रहे हैं हम लोग Q इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज F/2, ऐसे लिख लो एक बार, डेल्टा U प्लस डब्ल्यू, और इसको हम लोगों ने किस तरह लिखा? F/2 NR डेल्टा T प्लस इंटीग्रल PdV। करेक्ट है? प्लस इंटीग्रल PdV। डेल्टा T टेम्परेचर कांस्टेंट पर डेल्टा T क्या हो जाएगा? 0। तो एक टर्म क्या हो गया? 0। यानी जो भी टोटल हीट सप्लाई होगी, जो भी टोटल हीट सप्लाई करेंगे, दैट विल स्पेंड टू द वर्क डन बाय द गैस। मतलब कोई भी इंटरनल एनर्जी का लोचा ही नहीं, सिंपल सी बात, उसको 0 कर दो, बचेगा क्या? इंटीग्रल PdV। काम खत्म। इंटीग्रल PdV फ्रॉम V1 टू V2। अच्छा भाई, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, क्योंकि PV इज इक्वल टू क्या होता है? NRT। तो बाद वाला टर्म जो हो गया वो हमारा कांस्टेंट हो गया, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट बचा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो P को क्या लिख सकते हैं? P को क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट अपॉन V। उठा के यहाँ रख दो, क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, इधर लिख लेता हूँ मैं, इंटीग्रल V1 टू V2 कांस्टेंट अपॉन V इंटू DV। क्या गया यहाँ से? C क्या था हमारे पास? NR, सिंपल लिख लो इसको, NR 1/V का क्या हो गया? ln V। ठीक है, फ्रॉम V1 टू V2 डायरेक्ट रख दो, V2/V1। बात क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब टोटल हीट क्या आ गई हमारे पास? ये। और क्या यही टोटल वर्क डन के बराबर? यही टोटल वर्क डन है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, तो वहाँ पर जो टोटल हीट सप्लाई होगी वो वर्क डन में खर्चा होगी, और वर्क डन हो कितना रहा है? NR ln V2/V1। NR ln V2/V1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का? उतारो फिर इसको। तो अगला प्रोसेस क्या हमारे पास? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मैंने आपको बताया, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या बताया मैंने कि कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, और अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, अगर डेल्टा Q की वैल्यू 0 है, यहाँ पर डेल्टा Q क्या था हमारे पास? 0 था, तो सिंपल आ जाता है हमारे पास, जो भी वर्क डन होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, यानी माइनस, मतलब साइन वाइज अगर लिखा जाए तो ये इसमें जा रहा है, तो इसमें माइनस साइन डेल्टा U। बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, वर्क डन को कैसे लिखते हैं? वर्क डन को लिखते हैं PdV। ठीक है, छोटा सा वर्क डन है जो भी, ठीक है, इज इक्वल टू, या आप इसको छोटे फॉर्म में लिख लो कि डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस DU। सही है? तो PdV या P डेल्टा V इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास? ये क्या हमारे पास? सिंपल सा जाएगा, माइनस NRdT। करेक्ट है? माइनस NRdT। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा भाई, ठीक है, ओके। देखो ध्यान से, अब हम लोग एक बात जानते हैं कि इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, एक बात जानते हैं हम लोग, आइडियल गैस, जब भी कोई भी गैस आइडियल होती है तो उसके लिए इक्वेशन क्या होता है? PV इज इक्वल टू NRT। क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं? PdV डिफ्रेंशिएट कर देंगे अगर, तो VdP इज इक्वल टू NRdT। करेक्ट है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा भाई, ओके। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस NR dt
आई थिंक मैंने कुछ रॉन्ग नहीं किया है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से -nr/dt। तो ये मे भी कुछ गड़बड़ हो रहा है कैलकुलेशन में। ओके, लिटिल बिट कैलकुलेशन मिस्टेक। यहाँ पे मैंने डेल्टा यू क्या था हमारे पास, f/2 nr/dt। ठीक है, यहाँ पे f/2 मिस है, ठीक है, वही गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, अब करेक्ट है। अब मिलाओ, देखो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है, क्या मिल रहा है, यहाँ से आप एक काम करो, nr/dt की जगह पर क्या रख सकते हो, यहाँ से आप nr/dt की वैल्यू निकालो, nr/dt इज इक्वल टू -2/f/p/dv। करेक्ट है, इसको उठा के यहाँ रखो। जब इसको उठा के हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, p/dv प्लस vdp इज इक्वल टू माइनस, देखो ध्यान से, nr/dt की जगह रख रहे हैं तो -2/f p/dv। करेक्ट है, सही है। देखो रीअरेंज करो इसको, फटाक से करो जल्दी, क्या आ जाएगा, p/dv प्लस 2/f/p/dv इज इक्वल टू vdp। करेक्ट है, कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है कॉमन, pdv कॉमन निकालो, फटाक से करते हैं। देखो यार खुद से करो, यहाँ से देखो, सॉल्व करो फटाक से सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा यहाँ से, pdv अंदर क्या बचा, 1 + 2/f इज इक्वल टू vdp। सही है, 1 + 2/f, और 1 + 2/f क्या होता है मेरे पास, गामा, सिंपल बताया था मैंने, स्पेसिफिक हीट रेशियो 1 + 2/f। ठीक है, क्या आ जाएगा, pdv इंटू गामा इज इक्वल टू vdp। अरेंज कर लो थोड़ा सा इसको, अरेंज कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, dv या इसको ऐसे बना देंगे, गामा बाई v इज इक्वल टू 1/p इंटू dp। सही है, ठीक है, देखो ध्यान से क्या जाएगा यहाँ से, यहाँ सिंपल आ जाएगा हमारे पास, दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया सिंपल, ये आ गया P1 से P2, ये आ गया V1 से V2, बन गया गामा ln V2/V1, गामा ln V2/V1 इज इक्वल टू ln P2/P1। सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, इसका मतलब इसको आप गामा को इधर ऊपर चढ़ा सकते हो, क्या जाएगा कि ln V2/V1 रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू ln P2/P1, P2/P1। ये दिख रहा है क्या, दिख ना रहा हो तो मैं इधर लिख देता हूँ, क्या आया यहाँ पर आया हमारे पास ln V2/V1 पावर गामा इज इक्वल टू ln P2/P1। करेक्ट है, दोनों तरफ से हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करके क्या आ जाएगा हमारे पास, V2 पावर गामा बाई V1 पावर गामा इज इक्वल टू P2/P1। सही है ना, कोई दिक्कत, चेक कर लिया, अच्छा ओके। एक चीज़ और, ये माइनस चल रहा था साथ में, इस माइनस को इग्नोर मत करना वरना सब गड़बड़ हो जाएगा, ये माइनस साइन ये वाला, ठीक है, तो ये अगर माइनस साइन था तो ओके ये तो प्लस आ गया था इधर से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। अच्छा भाई, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, सब कुछ करेक्ट है ना, VDP, ओके 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 ओके, गामा P1, देखो क्या गड़बड़ हो रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, कहीं पढ़ दो इस स्टेप में, ये करेक्ट है, 1 PdV प्लस VDP इज इक्वल टू -2/f PdV, ये करेक्ट है, यहाँ पर भी सही है, हाँ ये माइनस साइन, ठीक है, जब VDP उधर जाएगा, VDP उधर गया माइनस साइन, VDP उधर गया माइनस साइन, ठीक है, तो माइनस साइन को बिल्कुल मत बोलो, एक माइनस साइन आपके होश उड़ा सकता है, ठीक है, अगर ये माइनस साइन था तो ये देखो यहाँ पर माइनस साइन था, अगर यहाँ पर ही माइनस साइन था तो जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगा, अगर इसकी पावर -1 हो गया तो इसको उल्टा कर सकते हैं ना, P1/P2, वही मैं सोच रहा था क्या गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, अब इसको आप रीअरेंज कर लो, क्या जाएगा, P1 V1 पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गामा, या इसको हम लिख सकते हैं PV पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या मेरी बात क्लियर है, ये होता है किस तरह से एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम साथ में चेंज होते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम किस तरह से चेंज हो रहे हैं, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, अब इसके लिए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं कि इसके लिए आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन कैसे करते हैं, वर्क डन के लिए क्या सिंपल होता है, इंटीग्रल PdV, ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ से आप रखोगे, प्रेशर की वैल्यू रखोगे आप कांस्टेंट अपॉन V रेज़ टू पावर गामा इंटू dV, ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट करोगे, क्या आ जाएगा यहाँ से, हमारे पास वर्क डन आएगा। तो इस वर्क डन का फॉर्मूला आपको निकालना है होमवर्क में, ये आपके लिए काम है, थोड़ा सा काम खुद भी करो, सब कुछ काम अगर मैं ही कर दूंगा तो फिर बनेगा नहीं ना,
समझ जाओ, ठीक है। कोई दिक्कतें आते हैं पक्का? अगर कोई डाउट है अभी तक यहाँ पे कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, या आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी आकर के बता सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थे उसके नोट्स अपलोड कर चुका हूँ, वो जा करके चेक कर लेना। उसका लिंक सारा, मतलब चैनल का लिंक, ग्रुप का लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके वो नोट्स डाउनलोड कर लेना। अगर प्रीवियस चीज़ों में कोई प्रॉब्लम है तो बता देना, ठीक है। ग्रुप पर आकर के बता सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब कैलकुलेशन आपको करनी है, यहाँ पे वर्क डन निकाल के रखना है, ठीक है। अगली क्लास में अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पूछेंगे क्या आया, तो वर्क डन आपको सॉल्व करना है, बाकी चीज़ें अगली क्लास में, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।